नमस्कार दोस्तों। आज हम इकोनॉमिक्स के 17 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। इनके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज हमें डिस्कस करना है और फिर उनके मॉडल आंसर्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि आयोग। तो सबसे ज़्यादा जो गलती स्टूडेंट्स की होती है, आपसे पूछा जाता है नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन, राष्ट्रीय कृषि आयोग, और बच्चे लिख के आ जाते हैं राष्ट्रीय किसान आयोग। दोनों थोड़ी अलग चीज़ें हैं जिन पर हम अलग से भी डिस्कस करेंगे अभी। फिर नेफेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइफेड, एनईएफटी, पूंजी उत्पादन अनुपात, कैपिटल प्रोडक्शन रेशो, फिर हम इसके बाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एसपीएमआरएम पर चर्चा करेंगे, एसएलआर, वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर, बुल एंड बियर, मसाला बॉन्ड, सेंसेक्स, ग्रेशम का नियम, एड वैलोरम टैक्स और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके साथ में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एपीडा और पूरा। ठीक है, तो पूरा मॉडल क्या है इस पर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय कृषि आयोग। क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय कृषि आयोग और बच्चे लिख के आते हैं राष्ट्रीय किसान आयोग। तो एक तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो 3 मार्कर है उसमें आपको हार्डली 1 नंबर से ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग की बात करें, राष्ट्रीय कृषि आयोग, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, was an Indian government body that was created to find ways to increase agriculture productivity in India। भारत सरकार के द्वारा इसे कृषि उत्पादों में वृद्धि के लिए गठित किया गया था। द कमीशन वॉज फाउंडेड इन अगस्त 1970। इसकी स्थापना 1970 में की गई और इसका मंत्रालय क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, राष्ट्रीय किसान आयोग की। तो राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना नवंबर 18, 2004 में की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसके अध्यक्ष जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एम.एस. स्वामीनाथन थे। इन्हें हम भारतीय हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। यहाँ पे एक और एडिशनल बात करेंगे हम, अगर दुनिया की हरित क्रांति के फादर आपसे पूछे जाएं तो ये क्वेश्चन आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन थे तथा ये किस देश से थे। जिस तरीके से भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। और हरित क्रांति में एक और बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि हरित क्रांति में HYV, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के जो बीज थे उनका प्रयोग किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 को, इस दौरान 5 रिपोर्ट्स इन्होंने सबमिट की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी ये पूछी गई है कि कितनी रिपोर्ट्स इन्होंने सबमिट की थी, तो 5 रिपोर्ट्स इन्होंने सबमिट की थी। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, एक राष्ट्रीय कृषि आयोग, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, और दूसरा है नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, राष्ट्रीय किसान आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेफेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसका फुल फॉर्म, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेफेड का सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको फुल फॉर्म लिखना है, फिर इनकी स्थापना, तो एस्टेब्लिश्ड इन 1958, फिर इसके लिए जो एक्ट था तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो प्रमोट, उद्देश्य क्या थे इनके, प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर्स, किसानों के लाभ के लिए कृषि उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेफेड शैल बी ऑर्गेनाइज्ड, संगठित करना, प्रमोट एंड डेवलप मार्केटिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, distribution of agriculture machinery, implements and other inputs, undertake interstate import and export trade। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं ट्राइफेड। तो ट्राइफेड जो है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमने इसका फुल फॉर्म देखा, रिपीट करता हूँ मैं, ट्राइबल कोऑपरेटिव
मार्केटिंग डेवलपमेंट फॉर्मेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1987 में इसकी स्थापना होती है और इसके जो रीजनल ऑफिस है वो 13 रीजनल ऑफिस हैं, क्षेत्रीय कार्यालय, और इसका हेड ऑफिस दिल्ली में स्थित है। Objectives, ultimate objective, TriFed is a socio-economic development of tribal people in the country। तो देश के जो जनजातीय लोग हैं उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब क्या करना है उसमें? तो कंट्री बाय द वे ऑफ मार्केटिंग डेवलपमेंट of the tribal products such as metal, craft, tribal textiles, poetry, tribal paintings, poetry on which tribal depends heavily for major portion of their income। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनके ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है। फंक्शंस देख लेते हैं, तो इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, MFP डेवलपमेंट एंड रिटेल मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट। तो दो हिस्सों में हमने इन्हें डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, NEFT। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या है ये? NEFT इज ए नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम फैसिलिटिंग 1-to-1 फंड ट्रांसफर। एक से एक फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल है, फर्म्स का है, कॉर्पोरेट्स का है। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल फर्म और कॉर्पोरेट हैविंग एन अकाउंट विथ एनी अदर बैंक ब्रांच इन द कंट्री पार्टिसिपेटिंग इन दिस स्कीम। किसी भी एक व्यक्ति से फर्म को, एक फर्म से दूसरी फर्म को, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को, एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट को, एक व्यक्ति से दूसरे कॉर्पोरेट को, इनका हम NEFT के माध्यम से जो फंड है, जो राशि है, उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, GNP। तो GNP सबसे पहले फुल फॉर्म इसका, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इट represents the total value of goods and services produced by the resident of a country during a financial year। एक वित्तीय वर्ष में उनके निवासियों या उस देश के निवासियों द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का जो कुल उत्पादन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ GNP और GDP में देखिए, GDP में जब हम बात करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। और घरेलू सीमा वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बात इम्पॉर्टेंट है कि रेसिडेंट, जो वहाँ के निवासी हैं, सिर्फ उन्हीं की जो है, जबकि GDP में हम निवासी और गैर निवासी दोनों को, अगर कोई भारत में विदेशी व्यक्ति रह रहा है तो हम उसको भी यहाँ पर काउंट करते थे। तो क्या देखते हैं हम GNP का फॉर्मूला? तो कंसिडरेशन GNP इक्वल टू क्या होता है? GDP प्लस NR माइनस NP, और NR यानी नेट इनकम रिसीट्स और नेट आउटफ्लो टू द फॉरेन एसेट्स। तो बाहर जितना जा रहा है उसे माइनस कर देंगे, वो जो नेट आ रहा है उसको हम जोड़ देते हैं GDP में। तो इस तरीके से हमारा GNP निकल आता है। सिंपल है, ये बहुत आसान है। अगर आप और इसे बेहतर तरीके से समझना चाहें तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं GNP इक्वल टू GDP प्लस जो विदेशी हैं, जो भारत में पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा माइनस कर देंगे, और जो भारत के लोग विदेशों से पैसा कमा रहे हैं उनको हम इसमें जोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो बनेगा हमारा नेट वो होगा GNP। नेक्स्ट SPMRM, पहले फुल फॉर्म देखेंगे तो SPMRM का फुल फॉर्म है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। कब लॉन्च किया गया था और किसने किया? तो ये ग्रामीण विकास विभाग है या ग्रामीण विकास मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और 2016 में ये लॉन्च किया गया था। मिशन ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ब्रिजिंग द रूरल अर्बन डिवाइड वाया इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड दोज रिलेटेड टू फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज। गाँव में हम बात कर रहे हैं तो आर्थिक तकनीकी सुविधाएं प्रदान करना है। रूरबन क्लस्टर्स, तो 2 कैटेगरीज में हमने इन्हें डिवाइड किया है, नॉन ट्राइबल और ट्राइबल, यानी कि गैर जनजातीय और जनजातीय में। आप इसकी अगर हम प्रोसीजर
अग्रगामी संस्था की बात करते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पूरा मॉडल। तो पूरा मॉडल, पूरा का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें शहरी सुविधाओं के लिए कैसे प्रावधान किए जाएं, ये पूरा मॉडल है। ये 2003 में लॉन्च किया गया था। अलग से हम पूरा मॉडल देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ये के एग्जाम में पूछा जा चुका है मेंस में। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। एम क्या था इसका? एज प्रोविजन टू अर्बन एमिनिटीज एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। तो ग्रामीण क्षेत्रों में वो सारी सुविधाएं और आजीविका को प्रदान करना था। ठीक है, तो रिड्यूसिंग द माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, जिससे कि क्या हो कि जो माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह या गांव से लोग शहरी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, इसको हम कम कर सकें। पूरा was treated a project and not a government scheme. Private sector partners had to prepare detailed business plan. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हमने फुल फॉर्म देखा इसका बेटा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। SLR होता क्या है? SLR इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट अ कॉमर्शियल बैंक has to maintain in the form of liquid cash, gold और other securities। तो वाणिज्यिक बैंकों को एक निश्चित धनराशि जो है वो लिक्विड के रूप में अपने पास रखनी होती है, या तो वह कैश में नगद में हो सकती है, या वो सोने के मूल्य में गोल्ड में हो सकती है, या कोई अन्य सिक्योरिटी के रूप में वो हो सकती है। इट इज़ बेसिकली द रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप बिफोर ऑफरिंग क्रेडिट टू कस्टमर्स। SLR फिक्स किसके द्वारा की जाती है? तो RBI के द्वारा SLR को फिक्स किया जाता है। एंड फॉर्म टू कंट्रोल ओवर द क्रेडिट ग्रोथ इन इंडिया। SLR प्रिस्क्राइब कब की गई थी? तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 और ब्रैकेट में सेकेंड ए के द्वारा इसे प्रिस्क्राइब किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा इसे लाया गया था। इंक्रीजिंग द SLR विल कंट्रोल इन्फ्लेशन। अगर आप SLR बढ़ा देंगे, बहुत सिंपल सा है ये, अगर बैंक को अपने पास, कॉमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसा, अगर SLR की रेट ज़्यादा होगी तो उन्हें अपने पास ज़्यादा पैसा लिक्विड या तरल के रूप में रखना होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा और बाजार में पैसा कम होगा। इसका उल्टा कर देते हैं, डिक्रीजिंग द SLR विल कॉज ग्रोथ इन द इकोनॉमी। और अगर SLR कम होगा, बैंकों को अपने पास तरल के रूप में पैसा कम रखना होगा, तो मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा, और ज़्यादा पैसा जाएगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट पीरियड डेब्ट टूल इशूड बाय अ कंपनी usually for the finance or inventories and temporary liabilities. The maturities of this paper do not last longer than 270 days. In India, commercial paper is a short-term unsecured promissory note issued by the primary dealers or all India financial institution for a short period of 90 days to 364 days. एक छोटे समय अंतराल के लिए 90 दिन से लेकर 364 दिन तक इसे डीलर के द्वारा या प्राइमरी डीलर के द्वारा इनको जारी किया जाता है। टाइप्स की बात करें तो सिक्योरिटी के आधार पर जो टाइप्स हैं कॉमर्शियल पेपर के, एक तो नॉर्मल टाइप है, ड्राफ्ट है, चेक है, नोट है, और सिक्योरिटी के बेसिस पे हम बात करें तो अनसिक्योर्ड कॉमर्शियल पेपर होते हैं और सिक्योर्ड कॉमर्शियल पेपर होते हैं। सुरक्षित वाणिज्यिक पत्र और असुरक्षित वाणिज्यिक पत्र। एक एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एपीडा, जैसे हम बाकी ट्राइफेड, नेफेड, इनकी हमने बात की, ऐसे एपीडा की बात करते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985। तो एक्ट कब का था इसका? एपीडा एक्ट 1985 का था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फंक्शन क्या है? इज मैंडेटेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल प्रोडक्ट। जो अनुसूचित प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए और उनके विकास के लिए, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, देयर प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, मीट प्रोडक्ट्स हैं, पोल्ट्री है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं,
बिस्किट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, हनी है, जैगरी, शुगर प्रोडक्ट्स, कोकोआ, इट्स प्रोडक्ट, चॉकलेट्स। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो एपिडा के अंतर्गत आते हैं। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छे से याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसका फंक्शन क्या है और कौन कौन से प्रोडक्ट इसके अंतर्गत हम देखते हैं, और इसका एक्ट जो है तो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है, तो ये 1985 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल एंड बियर आपने सुना होगा, तेजड़िया और मंदड़िया भी बोलते हैं इसे हम। बुल मतलब जो भी आपका स्टॉक मार्केट है या शेयर मार्केट है उसके प्राइस जो है एकदम से जब बढ़ जाते हैं तो उसे हम बुल कहते हैं, और जब उनके प्राइस घट जाते हैं शेयर के प्राइस तो हम उसे बियर कहते हैं। बियर में देखते हैं, अ बियर मार्केट रिफर्स टू द मार्केट वेयर शेयर प्राइस आर कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग। जब लगातार गिरते हैं तो ये मंदड़िया है या बियर मार्केट। बुल मार्केट की बात करें, बुल मार्केट रिफर्स टू a market that experiences a sustained increase in a market share price। लगातार अगर इनके दाम बढ़ते चले जाते हैं, it ensure investor that uptrend will continue over the long term। लगातार इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा रहे हैं। it signifies that country's economy is strong and employment level are high। अगर हमारा बुल मार्केट अच्छा चल रहा है तो ये शो करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है और एम्प्लॉयमेंट या रोजगार का जो स्तर है वो उच्च है। वर्तमान स्थितियों में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना संकट के कारण जो हमारी इकोनॉमी है वो काफ़ी नीचे चली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाला बॉन्ड। सबसे पहले मैं बताऊं मसाला बॉन्ड किस स्टेट ने जारी किया था, ये आपके करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इंडियन स्टेट इशू मसाला बॉन्ड तो केरला है। केरला में ही आपको पता है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी केरला में है। और होते क्या हैं, तो मसाला बॉन्ड्स आर रुपी denominated bonds, that is the funds would be raised from overseas market of Indian rupees। RBI के अकॉर्डिंग any corporate or Indian bank is eligible to issue rupee denominated bonds overseas। The money raised through such bonds cannot be used for real estate activities other than the development of integrated township or affordable housing projects। It also cannot be used for investing in capital market, purchase of land and on lending of other entities for such activities as stated above। इनका प्रयोग हम कैपिटल मार्केट में नहीं कर सकते हैं, लैंड को परचेज करने में नहीं कर सकते हैं, अदर एंटिटीज़ के लिए भी हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ बीएसई। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का महत्वपूर्ण इंडेक्स या सूचकांक है। इंडेक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मेजर्स चेंज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट में किस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं ये स्टॉक एक्सचेंज देखता है। जैसे सेंसेक्स बेस्ड ऑन 30 कंपनीज, किस पर आधारित होता है ये 30 कंपनियां। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ 30 कंपनीज, जैसे बेस्ड ऑन शेयर ऑफ लार्ज कंपनीज, बड़ी कंपनियों के शेयर कितने हैं। शेयर मस्ट बी फ्रिक्वेंटली ब्रॉट और सोल्ड, देयर शुड बी एटलीस्ट वन लीडिंग कंपनी फ्रॉम ईच सेक्टर। इसमें एक बड़ी कंपनी होनी ही चाहिए। तो इस तरीके से सेंसेक्स जो है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण इंडेक्स हो जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेशम्स लॉ, ग्रेशम का नियम। ग्रेशम्स लॉ इज ए मॉनेटरी प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। तो जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को अर्थव्यवस्था से बाहर कर देती है, या खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। किसने दिया है, तो ये थॉमस ग्रेशम जो है इसके प्रतिपादक हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बुरी करेंसी होती है, जैसे अगर हम बात करें एक नॉर्मल स्थिति की बात कर लेते हैं कि आपके पास अगर अच्छे नोट हैं, सपोज आपके पास 100 रुपीज़ के कुछ नए नोट हैं और कुछ पुराने नोट हैं जो थोड़े से फटे हैं या अच्छे नहीं हैं, तो आप कोशिश यही करेंगे कि आप जो पुराने नोट हैं या जो अच्छे नहीं हैं पहले उन्हें आप निकालने की कोशिश करेंगे, और जो आपके पास नए नोट हैं फ्रेश करेंसी है उसको आप रखने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली ब्रिटेन में हुआ था, जिसमें सिल्वर कॉइन जो थे, जिनमें ख़राब सिक्के जो थे उन्हें लोगों ने बाहर कर दिया था और जो मार्केट में भेज दिया था, जबकि अच्छे सिक्कों को क्या किया था उन्होंने अपने पास रख लिया था। तो खराब मुद्रा क्या कर रही है यहाँ पे, अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर
कर रही है। तो चांदी के उन सिक्कों के घिसे पिटे सिक्कों की जगह चल रहे थे नए सिक्कों की जगह पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, और नाम अगर आप बात करते हैं, ग्रेशम्स लॉ का नाम जो दिया था वो हेनरी ड्यूनिंग मैक्लिओड ने दिया था। नेक्स्ट, एड वैलोरम टैक्स। एन एड वैलोरम टैक्स इज ए टैक्स बेस्ड ऑन असेस्ड वैल्यू ऑफ एन आइटम। एक निश्चित आइटम की वैल्यू पर ये लगाया जाता है, सच एज रियल एस्टेट और पर्सनल प्रॉपर्टी। एक निश्चित पर्सनल प्रॉपर्टी पर या फिर रियल एस्टेट पे। द मोस्ट कॉमन एड वैलोरम टैक्स आर प्रॉपर्टी टैक्स। अगर हम देखते हैं संपत्ति कर जो है वो रियल एस्टेट पर लगाया जाता है, और ये इसका एग्जांपल है। लैटिन फ्रेज वैलोरम मींस अकॉर्डिंग टू वैल्यू, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही टैक्स लगाया जाता है। सो ऑल एड वैलोरम टैक्स आर बेस्ड ऑन द assessed value of the item being taxed. Property of ad valorem tax. Property tax are usually levied by local jurisdictions such as countries or school districts. इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज आपके पास 10 किताबें हैं और उन 10 बुक्स की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, तो यह कर 100 रुपये पर लगेगा, ना कि उन किताबों की संख्या पर। तो उसकी टोटल जो वैल्यू है उस पर ये टैक्स लगेगा, ना कि उनकी संख्या पर। तो मतलब आपकी 10 बुक्स पर ना लगकर ये टैक्स किस पे लग रहा है, आपके 100 रुपीज़ पर ये टैक्स लगेगा। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो किस पे लग रहा है टैक्स आपका, उसकी जो वास्तविक कीमत है या जो वैल्यू है उस पर ये टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी इसके लिए, तो सबसे पहले किसकी रिकमेंडेशन पर है, ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो थी वो 2 प्लान्स थे, एक था हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मारियार्ड कीन्स। तो इन्हें हम बोलते हैं वाइट प्लान और कीन्स प्लान। तो वाइट प्लान और कीन्स प्लान पर डिस्कस करने के लिए USA के ब्रेटन वुड्स में जो कॉन्फ्रेंस की गई थी वही है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना तो 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। इसके मेंबर्स 189 मेंबर्स हैं, और ये क्या करती है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेंट्रल रोल इन मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, जो भी सदस्य देश हैं उनके मध्य भुगतान संतुलन को ये निर्धारित करती है। और करेंसी की बात करते हैं तो SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है इसकी करेंसी है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार। तो इस तरीके से बेटा हमने ये सारे 3 मार्कर क्वेश्चंस को देखे, और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले 2020 का जो MPPSC का एग्ज़ाम होगा उसके 5 मार्कर क्वेश्चंस में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। कुछ और पॉइंट्स अगर आप इनमें ऐड कर देंगे तो ये आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।